हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। हम पढ़ने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स। और जिन लोगों ने हमारे चैनल पेंडुलम वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए कि हमारे चैनल से जुड़े। हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस के साथ साथ इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन की। पहली न्यूज है, अलायंस फॉर मल्टीलेटरलिज्म की आभासी मंत्री स्तरीय बैठक संपन्न। तो हाल ही में जो अलायंस फॉर मल्टीलेटरलिज्म है, उसकी आभासी मंत्री स्तरीय बैठक संपन्न हुई है। इसमें भारत की ओर से जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दुनिया परिवर्तनकारी क्षण पर है और वर्तमान समय और इस सदी के प्रतिनिधि के लिए उन्हें उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए एक बहुपक्षीय जांच और सभी बहुपक्षीय संस्थाओं के सुधार की आवश्यकता है, यानी कि रिफॉर्मेशन की जरूरत है। किस किस के? ऑर्गेनाइजेशन की, जितनी भी संस्थाएं हैं वैश्विक स्तर पर, और जितने भी जो फोरम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, जो फोरम्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको भी बायलेटरल हो चाहे वो मल्टीलेटरल हो, उन्हीं सब में रिफॉर्मेशन की जरूरत है। क्योंकि जो अभी के जो चैलेंज है उनको ओवरकम करने के लिए, उनसे डील करने के लिए चेंजेस की जरूरत है, सुधार की आवश्यकता है। अलायंस फॉर मल्टीलेटरिज्म की बात करें तो ये एक अनौपचारिक नेटवर्क है। इसे फ्रांसीसी और जर्मन विदेश मंत्रियों द्वारा 2 अप्रैल 2019 में शुरू किया गया था। तो आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किन दो देश के विदेश मंत्रियों ने अलायंस फॉर मल्टीलेटरलिज्म की शुरुआत की है, तो उसमें फ्रांस और जर्मनी का नाम आएगा। यह एक नियम आधारित बहुपक्षीय आदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और शांति लाने के लिए एक प्रयास है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। अलायंस फॉर मल्टीलेटरलिज्म किस वर्ष अस्तित्व में आया था? आपके ऑप्शन से 2016, 2014, 2019 और 2012। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। क्या होगा सही आंसर इसका? जी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2019 में यह अस्तित्व में आया था। अगली न्यूज देखते हैं। भारत और जर्मनी ने विदेश सचिव स्तर की आभासी परामर्श बैठक आयोजित की है, और इस बैठक के दौरान जो चर्चाएं हुई हैं वो इस प्रकार हैं। भारत और जर्मनी द्वारा कोविड-19 से निपटने में सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरा, विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की बात कही गई। पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे, यानी कि जो म्यूचुअल इंटरेस्ट, दोनों कंट्रीज के जो इंटरेस्ट के जो क्षेत्रीय स्तर पर जो मुद्दे हैं, जो वैश्विक स्तर पर मुद्दे हैं, उसमें उस पर वार्ता की गई। साथ ही जो भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2021-22 की सदस्यता और साथ ही साथ 2022 में G20 प्रेसिडेंसी के लिए जो वार्तालाप हुई, इस पे चर्चा हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जर्मनी की वर्तमान सदस्यता को लेकर और यूरोपीय संघ की आगामी अध्यक्षता को लेकर भी चर्चा की गई है। बात करें जर्मनी की, तो ये एक पश्चिम यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी बर्लिन और मुद्रा यूरो है। और जो जर्मन की चांसलर है वो है एंजेला मार्केल। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। बर्लिन इनमें से किस देश की राजधानी है? स्वीडन, पोलैंड, स्पेन या जर्मनी? बहुत इजी आंसर है, फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। जी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। अगली न्यूज देखते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के वेब पोर्टल का लोकार्पण किया गया, और इसका जो लोकार्पण है वो ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा नई दिल्ली में किया गया। इस पोर्टल के द्वारा 50,000 करोड़ रुपए के आवंटन से होने वाले कार्यों पर निगरानी रखी जा सकेगी। और बात करें हम गरीब कल्याण रोजगार अभियान की, तो इसकी जो शुरुआत थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। यह ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकसित करने और रोजगार सृजित करने का कार्यक्रम है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो 4 महीने तक जो प्रवासी मजदूरों हैं उनको पैतृक गांवों में रोजगार उपलब्ध कराना है। क्योंकि जो मजदूर थे वो कोविड-19 के चलते हुए, लॉकडाउन के चलते हुए अपने अपने गांवों में लौट आए हैं, तो वहां पर उनको रोजगार सुनिश्चित करना यह इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। चलिए इससे जुड़ा हम प्रश्न देख लेते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत मुख्यतः किसे रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? प्रवासी मजदूर, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, विधवा महिलाएं और विकलांग जन। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? यस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रवासी
मजदूर। अगली न्यूज देखते हैं। स्वदेश में निर्मित टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मरीच भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। इस प्रणाली का डिजाइन और विकास स्वदेश रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की 2 प्रयोगशालाओं के द्वारा किया गया है। यह प्रणाली अग्रिम मोर्चे के युद्ध पोतों से मार करने में सक्षम है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो एक रक्षा पीएसयू है, इस डिकॉय प्रणाली के उत्पादन का कार्य करेगा। और बात करें हम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की, यह भारत सरकार की एक एजेंसी है जो डिफेंस में रिसर्च और डेवलपमेंट को कंडक्ट करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1958 में की गई थी। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मरीच के संबंध में क्या सही है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला, हाल ही में भारतीय नौसेना ने इसे अपने बेड़े में शामिल किया है। दूसरा, यह प्रणाली अग्रिम मोर्चों के युद्धपोतों से मार करने में सक्षम है। तीसरा, इस प्रणाली का डिजाइन और विकास स्वदेश रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा किया गया है। और उपरोक्त सभी सत्य हैं। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए कि टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मरीच के संबंध में क्या सही है। यस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों ही कथन सही हैं। अगली न्यूज देखते हैं। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन की तिथि 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, देश की एकता और अखंडता में योगदान देने के लिए ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। ये एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और बात करें हम कि केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर यह पुरस्कार 2019 में शुरू किया गया था। कोई भी भारतीय नागरिक या संस्थान या संगठन इस पुरस्कार के लिए किसी को भी नामित कर सकता है, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को नामित किया जा सकता है और कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति भी अपने आप को स्वयं नामित भी कर सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे और भारत को एकजुट करने के लिए उनका काफी योगदान रहा है। तो इसीलिए उनके जन्म तिथि पे यानी कि 31 अक्टूबर को हर साल जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये वर्ष 2014 से शुरुआत की गई थी इसकी। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे? 2017, 2019, 2014 और 2013। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2019। अगली न्यूज देखते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान कोविड-19 महामारी के दौरान 2.9 मिलियन वरिष्ठ नागरिकों की भलाई को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। इस अभियान को नीति आयोग, पिरामल फाउंडेशन और 25 एस्पिरेशनल जिलों के बीच एक सहयोगी प्रयास के रूप में शुरू किया गया है। समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन भी इसमें सहयोग करेंगे और इस अभियान में 150 से अधिक स्वयंसेवक जो हैं वो लगे हुए हैं। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो ओल्ड एज पीपल हैं वो उनका सबसे ज्यादा वो वल्नरेबल हैं, वो रिस्क पे है कोविड-19 के। तो इस अभियान के थ्रू उनकी भलाई को सुनिश्चित किया जाएगा, उनको जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा। यही इस जो है अभियान का मुख्य उद्देश्य है, मेन एम है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग, मानव अधिकार आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। आंसर जरूर लिखिए, कमेंट करिए। यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि नीति आयोग। गाइस, लाइक बटन को जरूर दबाइए। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। चंडीगढ़ में बैटरी स्वैपिंग सुविधा त्वरित इंटरचेंज सेवा का उद्घाटन किया गया है और ये चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन हुआ है। इसका उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऑनलाइन आयोजित एक समारोह में संयुक्त रूप से किया। और भारत की शीर्ष तेल फर्म आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपने पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग की सुविधा शुरू की है, जो केवल कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से चार्ज की गई बैटरी को बदलने की सुविधा देती है। और आईओसी चंडीगढ़ में अपने एक आउटलेट पर बैटरी स्वैपिंग को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया। धीरे धीरे से 20 स्टेशनों तक बढ़ाया जाएगा। चंडीगढ़, अमृतसर और बेंगलुरु में पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। तो
तो ये 3 जगह पर इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पर ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट किया जा रहा है। तो चंडीगढ़, अमृतसर और बेंगलुरु में। नई दिल्ली, गुरुग्राम और अन्य शहरों को भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत कवर किया जाएगा। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टेशन के क्या क्या लाभ हैं? सबसे पहले ये तो उत्सर्जन कम करने में मदद करेगा। दूसरा, इससे वायु और जो ध्वनि प्रदूषण है उसकी जांच भी होगी, उसको भी कम किया जाएगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन को रोकने में भी ये मदद करेगा। बात करें हम बैटरी स्वैपिंग तकनीक की, यह धीमी चार्जिंग का सबसे अच्छा विकल्प प्रदान करती है और ड्राइवरों को परिचालन के समय का अधिकतम उपयोग करने में मदद करती है। इस मॉडल को शुरू में व्यावसायिक वाहनों जैसे कि इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और ईवीटी पर लक्षित किया गया है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में बैटरी स्वैपिंग सुविधा यानी त्वरित इंटरचेंज सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, चंडीगढ़, गुड़गांव या कोलकाता? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। क्या होगा इसका सही आंसर? कहां पर उद्घाटन किया गया था इसका? यस, ऑप्शन बी यानी कि चंडीगढ़। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। छत्तीसगढ़ में आदर्श पुलिस स्टेशन योजना का प्रारंभ किया गया है और ये जो है 1 जुलाई 2020 से ये लागू हो जाएगी। इसके तहत छत्तीसगढ़ में राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को एक आदर्श पुलिस स्टेशन बनाने का जो है इसमें लक्ष्य है। और जो पुलिस स्टेशन छत्तीसगढ़ के इस कुछ पर्टिकुलर जो मानक हैं, जो पर्टिकुलर पैरामीटर्स हैं, उनको यदि मीट करते हैं तो उनको जो है पुरस्कृत किया जाएगा, उन पुलिस स्टेशनों को। और इन मानकों में निम्न बिंदु शामिल हैं, यानी कि थाना प्रभारी और अन्य कर्मचारी का आम जनता के साथ कैसा आचरण है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। थाने का माहौल ऐसा होना चाहिए कि जो पीड़ित हैं, विक्टिम्स हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो किसी भी डर के बिना पुलिस थाने में आकर अपनी समस्याएं बता सके, रिपोर्ट दर्ज करा सके। और साथ ही पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड का रखरखाव भी मानक के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि जो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो भी फाइल्स हैं या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उनका जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छे से होना चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार ने राज्य के बस्तर क्षेत्र में आदिवासी लोगों के खिलाफ जो छोटे मोटे जो मामले दर्ज थे उनकी समीक्षा करने और वापस लेने का भी फैसला किया है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। 1 जुलाई 2020 से आदर्श पुलिस स्टेशन योजना का प्रारंभ किस राज्य में किया जाएगा? बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात या असम? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। यस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि छत्तीसगढ़। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस में लॉन्च किया गया है और इसका जो लॉन्च है वो 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान जो है इसको लॉन्च किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है और ये साल 2015 से मनाया जा रहा है और इस बार ये 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। और आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए कि जो इंटरनेशनल योगा डे था 2020 का, इसकी थीम क्या थी? फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या थीम थी इसकी। यस, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। थीम से याद करते रहिए, प्रश्न आने की उम्मीद है। तो ये जो विश्वविद्यालय है जो लॉस एंजलिस में लॉन्च किया गया है, इसका नाम विवेकानंद योग विश्वविद्यालय रखा गया है क्योंकि विवेकानंद ने जो है पूरे विश्व में योग को फैलाया था, उन्होंने अवगत कराया था लोगों को योग से, तो इसीलिए शायद इस विश्वविद्यालय का नाम विवेकानंद योग विश्वविद्यालय रखा गया है। यह प्राचीन भारतीय अभ्यास योग के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों और आधुनिक अनुसंधान दृष्टिकोणों को जोड़ती है। प्रख्यात भारतीय योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र, जो स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के कुलाधिपति हैं, वो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष बनेंगे। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। लॉस एंजलिस, रोम, पेरिस या ओसाका? यस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि लॉस एंजलिस। अगली न्यूज देखते हैं। मध्य प्रदेश इस वर्ष देश का नंबर 1 गेहूं योगदानकर्ता राज्य बन गया है। हालांकि जो गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है उसमें पंजाब अभी भी मध्य प्रदेश से आगे है। गेहूं की खेती के तहत पंजाब का क्षेत्र पिछले 1 दशक से हर साल 35 लाख हेक्टेयर के करीब बना हुआ है और गेहूं के तहत मध्य प्रदेश की क्षेत्र क्रमिक रूप से हर साल बढ़ा है। 2007 से 8 में 41
LH यानी कि लाख हेक्टेयर से दोगुना होकर 2018-19 में लगभग 77.22 लाख हेक्टेयर हो गया है। और देश में कुल गेहूं क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 31% थी, जबकि पंजाब में कुल राष्ट्रीय क्षेत्र के 10.6% पर गेहूं की खेती होती थी। और आप देख सकते हैं कि कम क्षेत्र पर खेती होने के बावजूद भी जो उत्पादकता है उसमें जो है पंजाब वो मध्य प्रदेश से आगे है। जबकि अगर बात करें योगदानकर्ता की तो इस बार मध्य प्रदेश पंजाब को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 गेहूं का योगदानकर्ता बन गया है। चलिए हम लोग से जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। इस वर्ष पंजाब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा राज्य गेहूं का नंबर 1 योगदानकर्ता राज्य बन गया है? बहुत इजी है क्वेश्चन, फटाफट से आंसर कर दो। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। यस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश काफी टाइम से न्यूज में है कुछ ना कुछ अपनी स्कीम्स को लेकर। तो मध्य प्रदेश जो भी MPPCS के एग्जाम दे रहे हैं वो जरूर इन न्यूज को फॉलो करिए, क्योंकि जो भी MPPCS में काफी जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टेट न्यूज से रिलेटेड आते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। कालाजार में दवा प्रतिरोध से लड़ने के लिए नए बायोमोलिक्यूल्स की खोज की गई है। और ये जो खोज है पुणे के नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस के शोधकर्ताओं द्वारा की गई है। कालाजार की बात करें तो ये भारत सहित लगभग 100 उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल कंट्रीज को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है। यह लिशमैनिया नामक एक परजीवी के कारण होती है, यानी कि लेशमेनिया नामक जो पैरासाइट है उसके कारण होती है, जो रेत मक्खियों यानी कि सैंड फ्लाइज के काटने से फैलता है। भारत में आमतौर पर आंत का लिशमेनियासिस पाया जाता है, जो यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो घातक हो सकता है। लेशमेनियासिस 3 प्रकार के होते हैं। आंत का लिशमेनियासिस जिसमें कई अंगों को प्रभावित करता है और बीमारी का सबसे गंभीर रूप है। दूसरा त्वचीय लिशमेनियासिस है जो त्वचा के घावों का कारण बनता है और यह भी सबसे आम रूप है। और तीसरा है म्यूकोक्यूटेनियस लेशमेनियासिस जो त्वचा और म्यूकोसल घावों का कारण बनता है। और बात करें हम नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस की, तो ये भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिक विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इसकी जो स्थापना है वो 1986 में की गई थी और देश में कोशिका जीव विज्ञान अनुसंधान की सुविधा के लिए यह स्थापित किया गया था। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कालाजार में दवा प्रतिरोध से लड़ने के लिए नए बायोमोलिक्यूल्स की खोज किस संस्थान ने की है? नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस, IISc, बेंगलुरु, DRDO, ICMR। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। यस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स जो है वो अच्छे से पढ़ लिए हैं, साथ ही उससे जुड़े प्रश्न भी देख लिए हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और यूं ही डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी करिए। लॉकडाउन है तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, काफी एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं तो आपके पास काफी समय है अच्छे से पढ़ाई करने का, रिविजन करने का। बार बार रिविजन करते रहिए और डेली करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।